2004 में जब हम लोग पाकिस्तान जा रहे थे, लगभग 15 साल के बाद वापस पाकिस्तान जा रहे थे क्रिकेट खेलने के। हम लोग जाने से पहले मिले थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी से। उन्होंने ये कहा था कि ये फ्रेंडशिप टूर है, तो आप जीतो या हारो खेल में मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ जाओ तो दिल जरूर जीत के आना पाकिस्तानी आवाम। इस दौरे को हरी झंडी दिखाना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये बहुत बड़ा कदम था, ये जानते हुए कि हमें वहाँ कैसे खतरे का सामना करना पड़ सकता है। सच कहूँ तो उस वक्त क्या होने वाला था कुछ नहीं पता था। इंडियन टीम आ रही थी और पाकिस्तान में प्रेसिडेंट मुशर्रफ पावर में थे, वो आर्मी जनरल जिसने कारगिल में जंग शुरू की थी, जिसे ज्यादा वक्त नहीं बीता था। मुझे याद है तब इतनी उलझन थी कि कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। थोड़े प्लेयर्स सोच रहे थे कि जाना है कि नहीं जाना है, पता नहीं, कभी गए नहीं वहाँ पे क्या होगा। पर इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे हम उस समय। यंग लड़के बोले कि चलो यार, हम इतनी अच्छी टीम है, हम उनको हरा देंगे, पहली बार हराएंगे पाकिस्तान को पाकिस्तान में। तो वो एक पुश था कि वहाँ जाने का। लगता है इंडियन टीम पाकिस्तान आने से डरती थी। पता नहीं किस किस्म का मुल्क होगा, हम पे अटैक ना हो जाए, क्राउड हमें मार ना दे, सिक्योरिटी कैसी होगी। यहाँ पे तो अलग लेवल का सिक्योरिटी, मैंने उतना सिक्योरिटी लाइफ में नहीं देखा। वो एयरपोर्ट रुक चुका था। हमारे जो टीम के महारथी थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अगर किसी को कुछ हो जाता तो शायद बहुत बुरा असर पड़ता उस टूर पर। मुझे याद है कि एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पर पाकिस्तान की जो बेस्ट जेड सिक्योरिटी थी वो दी गई थी, लेकिन जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, जो भीड़ थी वो हटी, देखा कि पूरा रोड खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसा लगा मुझे कि यहाँ पर शायद कोई रहता नहीं है। तो हम भी हैरान थे, हमें लगा कि शायद पाकिस्तान में लोग घरों में रुके हुए हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने बताया कि जब भारतीय टीम एयरपोर्ट से बाहर निकली तो पूरे रोड खाली करा दिए थे ताकि हम लोग बड़े आराम से जल्दी होटल पहुंच सके। ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ होने वाली थी क्रिकेट के इतिहास में, क्योंकि 15 साल के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे थे और सारा मीडिया कवर कर रहा था, चाहे वो पाकिस्तान का था, चाहे वो इंडिया का था या वर्ल्ड के किसी भी कोने से आया था। हम तो जाने के लिए बस तैयार बैठे थे। हमें पता नहीं था ये मौका कितना दुर्लभ होने वाला था। हमें क्रिकेट वीजा मिले थे, जो मेरे पासपोर्ट पर लगा सबसे कीमती वीजा है। ये एक्साइटमेंट भारतीय जनता में भी थी कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, मैच तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अपने पुराने यार दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे और उन्हीं गलियों में घूमेंगे जहाँ शायद उनका बचपन बीता है, जो कि पार्टीशन से पहले का था। 2004 टूर के लिए जितने लोग वहाँ जा रहे थे, वो बंटवारे के बाद शायद पहली बार था। तकरीबन 55,000 लोगों का एक क्रिकेट सीरीज देखने दूसरे देश में जाना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ से जो लोग मैच देखने के लिए जा रहे थे वो बस में बैठकर गए और फिर समझौता एक्सप्रेस भी थी। लोग अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और जाहिर है लाहौर के लिए फ्लाइट्स भी थी। वो लाहौर में लैंड हुए। जो दो कौमें जो राइवल्स हैं वो कनेक्ट करती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइनली समहाउ हमारे कुछ पेंडिंग इश्यूज जो हम रिजॉल्व करने वाले थे वो कर रहे हैं और क्रिकेट के जरिए कर रहे हैं। फ्रेंडशिप टूर तो नाम देते थे, लेकिन क्रिकेट में कोई फ्रेंडशिप ही नहीं होता था, है ना। शोएब अख्तर 150 किलोमीटर प्रति घंटा डाल रहे हैं, उसमें फ्रेंडशिप कहाँ। उसको भी आउट करना है, वो भी आंसरेबल है। हारेंगे तो पब्लिक पूछेंगे कि भारत ने हरा दिया आपको, हम हारेंगे तो बोलेंगे यार पाकिस्तान ने आपको हरा दिया। गेम इतना बड़ा है और लोगों के दिल के साथ इतना जुड़ा है, तो हार जीत बहुत मायने रखता था। सीरीज का माहौल बन रहा था, जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी होती है जहां पहले सीन से ही जबरदस्त मिस्ट्री क्रिएट होती है, फिर बैंग सारी बंदूकें चलती। मेरे ख्याल से कोई भी चीज इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकट से इतनी ज्यादा कीमती पाकिस्तान में नहीं थी, खास तौर पर कराची मैच, क्योंकि वो पहला था। मुझे याद है कि पहले ही दिन कराची नेशनल स्टेडियम में फैंस के लिए टिकट खिड़की खोली गई, लेकिन टिकटें कम पड़ गई। स्टेडियम के 7 गेट्स हैं और सारे के सारे गेट्स फैंस ने तोड़ दिए। मेरे पास इंटीरियर सेक्रेटरी का फोन आया, कहने लगे कि कराची हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है और भीड़ को काबू करने के लिए हमें टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि टिकटों के लिए लोग इस हद तक जा सकते हैं। मुझे ऊपर से बहुत डांट सुननी पड़ी, इसलिए मैं बहुत ही दुखी था, बहुत ज्यादा उदास था। The national stadium here in Karachi where India meets Pakistan. 15 long years for this to happen, but today it's a reality. People were dying for the two countries to play against each other. इंडिया पाकिस्तान के इस खेल में बेशक पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, क्योंकि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को उनके मुल्क में
नहीं हराया था। क्रिकेट बोर्ड में ये सलाह मशवरा चल रहा था कि क्या इंडियन फैंस को पाकिस्तानी फैंस के साथ बिठाया जाए या उन्हें अलग इंक्लोजर में बिठाया जाए, लेकिन हमने रिस्क उठाया और दोनों को साथ में बैठाया। देखकर बहुत अच्छा लगा कि दोनों तरफ के फैंस इकट्ठे मैच का मजा ले रहे। वहां मैं भी था, मेरे करियर की शुरुआत थी और उधर का माहौल सच में बहुत ज्यादा जोश भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां भूचाल आया हो, पर वो एक हल्का सा भूचाल था जिसमें जमीन तो हिल रही थी लेकिन वहां मौजूद लोगों के शोर से ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे याद है प्रेस बॉक्स पूरी तरह फुल था। ऐसे लोग बैठे थे जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं था, ये इतनी बड़ी बात थी। वहाँ पर प्रियंका और राहुल गांधी भी मौजूद थे। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका कुछ और ही बन गया था। सब जगह हेलीकॉप्टर्स थे जब हम स्टेडियम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जब वो पहला मैच जो कराची में हम लोग खेले तो सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा हो रही थी और वो एक चीज़ थी कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप और पाकिस्तान की गेंदबाजी, इनका कड़ा मुकाबला होने वाला है। हमारी बैटिंग लाइनअप बेहतरीन थी। नौजवान टैलेंट, एक्सपीरियंस प्लेयर्स दोनों का अच्छा मिक्सचर था। सहवाग, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, युवराज सिंह और सौरव गांगुली। पाकिस्तान की बॉलिंग भी उस समय बहुत अच्छी थी। शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, फिर अब्दुल रज़ाक, सकलीन मुश्ताक, ये गेंदबाजी अटैक था जिनका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक माना जाता था। जब पाकिस्तान गए तो इंजमाम कैप्टन था उस टीम का और कोच था जावेद मियादाद। तो मैं समझता हूँ वो जो जोड़ी, मुझे देखना था कि ड्रेसिंग रूम कैसे चलता था दोनों की जोड़ी में। लोग सोचते हैं कि जी जिस टाइम आप होम ग्राउंड में खेल रहे होते तो खेलना आसान होता है। मेरे लिए होम ग्राउंड में खेलना क्योंकि जी ऑलवेज है ना, प्रेशर ज्यादा होता है आपको। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारत के दो सलामी बल्लेबाज इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के जो पब्लिक ग्राउंड में मैच देखना है, तब हमने वो नारे सुने पहली बार, इंडिया इंडिया या पाकिस्तान जिंदाबाद, और तब पहली बार एहसास हुआ इससे बड़ा मुकाबला और कोई नहीं हो सकता। डर भी था अगर आप आउट हो गए तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुशी भी थी अगर आपने इनके खिलाफ परफॉर्मेंस की तो आप यहाँ से सुपरस्टार बन के जाओगे। सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे मेरा नाम था। जरा सोचो, मैंने नेट्स में 3 घंटे बिताए थे। पहली गेम से 2 दिन पहले मेरे दोनों घुटने जवाब देने लगे। आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया? हे, मैं तुम्हारा ट्रम्प कार्ड हूं। जहां मेरी जरूरत है मुझे वहां इस्तेमाल करो। मुझे मैचेस जिताने दो। मैच से पहले मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी और डॉक्टर मुझे सिर्फ यही सवाल पूछ रहा था, शोएब, क्या तुम्हारा खेलना जरूरी है? और मैंने कहा बहुत जरूरी है। ऐसा मौका इंडिया पाकिस्तान जिंदगी में बार बार नहीं आता है। उन्होंने पूछा हेवी डोजेस के लिए तैयार हो? मैंने हाँ कहा। जब मैंने दौड़ना शुरू किया मुझे जमीन का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे घुटने सुन्न थे, मेरी उंगलियां सुन्न थी, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। सचिन ने घुमा कर मारा, बूम, गया। बॉलर्स की खूब धुलाई हो रही थी और बहुत रन बन रहे थे। ओह यार, सच कहूं तो मुझे उस वक्त अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, दिमाग खराब हो गया था। मुझे सचिन को आउट करना था, मैंने उसे आउट कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। Well, he will be disappointed, तेंदुलकर। जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे उस समय तक ऐसा चलता था कि सचिन रन बनाते थे तो भारत जीता था, वरना भारत हार जाता था। अच्छे फॉर्म में था और मैंने काफ़ी चौके छक्के लगाए। आउट हुआ तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर ही अंदर दुख था कि मेरा शतक हो सकता था, मैं शतक बना सकता था, मेरे बिल्कुल करीब था जो कि मुझसे मिस हो गया। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आए और वो अंत में अपना शतक नहीं बना पाए। हमने बहुत बड़ा स्कोर बनाया था। पाकिस्तान की बॉलिंग हमसे बेहतर थी, वो तेज़ गेंदबाजी कर रहे थे, तो वो उनके खिलाफ अगर हम रन बना सकते थे तो ये भी था कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी अच्छी है, वो भी हमारे खिलाफ रन बना सकते। India seems to be cash rich. It's time for the bowlers to have some fun. तो उस टाइम ना हाईएस्ट चीज है ना हम करने जा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रेशर था उस टाइम प्रेशर बहुत था। The most successful Pakistan one-day batsman Inzamam ul Haq takes the crease. इंजमाम उल हक मुझे लगता है एशिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक थे। देखने में बड़े लेजी लगते थे लेकिन जब वो पिच पर उतरते थे तो बड़े खतरनाक थे। तो वो एक ऐसी कड़ी थी, मैं कहूँगा ऐसी रीढ़ की हड्डी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। अगर उसको तोड़ लिया या उसको जल्दी आउट कर दिया तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हो जाती। मैं यही सोच रहा था कि जी पहले हमें ना 30 ओवर तक अगर कोई विकेट ना गिरने दें और चलते रहें, तो मुझे ट्रस्ट था अपने ऊपर कि जी मैं मैच को जीत सकता हूँ यहाँ से अगर मैं खड़ा रहा तो। इंजमाम की महानता ये थी कि वो अपनी महारत को जोड़ पाता था ताकत के साथ। वो पूरी ताकत से कट करता था और पुल भी उतनी ही ताकत से, और उसने वैसे ही किया। और तब मुझे लगा कि ओके, एक्चुअली यही जिता सकता है हमें। The big fella's gone, the hero of the day,
मैं हैप्पी नहीं था अपनी इनिंग्स से। मुझे वाली इनिंग्स अच्छी नहीं लगती कि जिसमें मैं फिनिश ना कर सकूं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम में आराम से तो कुछ हो ही नहीं सकता। लास्ट गेंद पर अब चाहिए थे 6 रन, जहां सबको ऐसा लगा कि क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। आखिरी गेंद में 6 रन चाहिए थे। सबको याद आई शारजा में खेले गए उस मैच की जिसमें मियांदाद ने लास्ट बॉल में 6 रन मारा था। तो मैं जब खेल रहा था तो मैं मैच हारा हुआ खेल रहा था। फर्स्ट रन के मियांदाद। जावेद हर खिलाड़ी से मिन्नत करता रहा, ए मेरे साथ ठहरो ना, मेरे साथ ठहरो, सिर्फ मेरा साथ दो, मैं मैच जिता सकता हूँ सच में। और फिर आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। जावेद क्रीज पर चट्टान की तरह मौजूद था। मैच जीतने की जिम्मेदारी उसी पर थी। I would say win or lose is immaterial. The man who could bring victory to Pakistan and the man who stands between. ऐसे टाइम पे बॉलर करेगा क्या? तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ वो यॉर्कर करता है 90%. The last ball coming up, 4 runs required. And he gets the 6 and Pakistan have won. This is unbelievable. और उस वक्त से पूरा डायनामिक ही चेंज हो गया क्योंकि मेंटल बैरियर टूट गया और हम उन पर हावी हो गए। वहां पर सबकी आके धड़कने सी रुक गई थी। आशीष नेहरा वो गेंदबाजी कर रहे थे तो हमारी सबकी यही अंदर ही अंदर प्रार्थना चल रही थी प्लेयरों की कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत खराब होगा हम लोगों के लिए। हम सब वहाँ सोच रहे थे कि चलो अब पाकिस्तान को कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है और मोइन खान ये कर सकता है। और बीच बीच में ना जावेद मियांदाद अपने बैट्समैनों को ना कराची की ड्रेसिंग रूम की बालकनी से बता रहे थे कि हट के ऐसे मार दो या पीछे खेल दो फाइन लेग पे। मोइन खान खेल रहा था और उसको वहाँ से बोल रहे थे कि इधर हिलो, इधर हिलो, इधर हिलो। तो आशीष नेहरा आखिरी ओवर डाल रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम तो मोइन को देख ही नहीं रहे, हम जावेद को देख रहे हैं। मैं जावेद को देख के बॉलिंग कर रहा हूँ, कहाँ बॉलिंग करना है। मैं आफ्टरवर्ड बिलीव नहीं करता, ऑन द स्पॉट हम उसको है ना मैसेज देते थे कि नहीं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता था। नेहरा की बॉलिंग थी और वो यॉर्कर बोल करने की कोशिश कर रहा था। देखा जाए तो यॉर्कर में और फुल टॉस में कुछ ही इंच का फर्क होता है। जब हमने फुल टॉस देखा तो हम लोगों को लगा कि ये मैच तो हाथ से गया। और क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है। और मुझे लगा कि छक्का लग गया, पर वो कैच था। आशीष नेहरा ने उससे पहले भी अच्छी गेंदबाजी की थी और उस गेंद पे भी उन्होंने छक्का नहीं खाया और हम लोग वो मैच जीते और बड़े खुश हुए कि शुरुआत टूर की जीत के साथ। और तुरंत सभी दर्शक खड़े होकर जीत के लिए तालियां बजाने लगे। किसी ने भी मोइन खान को बू नहीं किया, ना ही नेहरा को जिसने उसकी विकेट ली। शायद उन्हें एहसास हो गया कि ऐसा दृश्य जिंदगी में कम ही देखने को मिलता है। मेरा एक ही सिंपल थ्योरी था कि खेलेंगे तो जीतने के लिए, ऐसा डर के नहीं खेलेंगे और ऐसा नहीं खेलेंगे कि हर समय लगता है पीछे पीछे ही रह गए गेम में। हम लोग वहाँ कभी नहीं जीते थे, लेकिन वो जीत हमारे लिए बहुत ही मीठी थी। लाजिम बात है, जब मैच हारे हैं पहले तो एक हम 1 डाउन हो गए और प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ गया। एज ए कैप्टन डिसअपॉइंटमेंट थी, वो सिर्फ इसलिए कि मैं ये समझ रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल ली थी और हम है ना जीत सकते थे मैचेस। पहले वनडे ने हमें बहुत बुरा झटका दिया था और हमारा मनोबल टूट सा गया था। दरअसल मैं उस वक्त अपने आप से बहुत नाराज हो गया था। ड्रेसिंग रूम में किसी ने तो कोई बात की, इसे अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए थी और वो मैंने सुन लिया। मैंने बॉल उठाई, स्टंप उठाया, कीपर को साथ लिया और वापस मैदान में जाकर उसी एंड से बॉलिंग शुरू कर दी। तो वो अपने ना ग्राउंड में काफी देर तक बॉलिंग करता रहा। असल में ना जिस टाइम कोई अच्छा प्लेयर होता है ना, बड़ा प्लेयर होता है, कि जिस टाइम उसको मार पड़ती है तो वो हर्ट होता है। तो उस दिन मेरे ख्याल में ये हर्ट हुआ था, तो मैं इसके शोल्डर पे हाथ रख के इसको अंदर लेके आया था। मैंने कहा कि जी ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो जाती है मैच में, सो हम अगले मैच में एफर्ट करेंगे। तो गुस्सा भी सही जगह पे उतारना चाहिए। जब हम सेकंड वनडे खेलने रावलपिंडी पहुंचे, जो कि शोएब अख्तर का शहर था और उन्हें कहा भी जाता था रावलपिंडी एक्सप्रेस, पहले वनडे के जीत के बाद हमें लगा कि हमारी बैटिंग फॉर्म में आ गई और अब हम पाकिस्तान को बड़े आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन दूसरे वनडे में पाकिस्तान भी तैयार था। इस मैच में कुछ परफॉर्मेंस थी ज़बरदस्त। आफरीदी कम बैक कर रहा था, आफरीदी ने 80 रन्स किए थे। पाकिस्तान को कभी भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, खासकर उनकी तेज़ गेंदबाजी को। उनके पास था शोएब अख्तर, तो हमने उनको एक बार पूछा था कि शोएबी तो इतना दूर से क्यों भागता है यार,
तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था जो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि यार द बोइंग 737 नीड्स अ रनवे टू फ्लाई। लेकिन बड़ा एक्साइटिंग मैच था ये भी, क्योंकि जी इस मैच में खास बात ये थी कि शोएब अख्तर ने 3 आउट किए थे। उनको गेम में वापस लाने वाले कौन थे? उनके तेज गेंदबाज, जिन्होंने भारतीय टॉप ऑर्डर को तो आउट किया और वो मैच भी जीता। आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हो तो सबसे बड़ा पाकिस्तानी बॉलिंग का जो वेपन है वो है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग एक आर्ट है और काफी सालों के बाद पूरी दुनिया को ये पता चला। ये जैसे पाकिस्तान क्रिकेट का एक सीक्रेट था। ये बहुत शानदार कला थी और मेरे ख्याल से इसे जन्म देने वाले थे सरफराज नवाब। पाकिस्तानियों ने इस कला में महारत हासिल की थी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वकार और वसीम, दोनों की जोड़ी बहुत घातक थी। तो रिवर्स स्विंग खेलना आई थिंक इतना आसान नहीं था, हमको डिफिकल्ट जा रहा था पहले इनिशियली। 80s में हम लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया पाकिस्तान के सामने, यू नो। हम लोग 89 टूर पे गए थे पाकिस्तान, तो चंदू बोर्डे हमारे मैनेजर थे। तो चंदू बोर्डे ने मनोज प्रभाकर को लेके सरफराज के साथ पहचान किया, तो तभी वो रात को पार्टी चल रही थी, तो सारा राज खोल दिया उन्होंने मनोज प्रभाकर के सामने। मनोज प्रभाकर वेरी शार्प गाय, यू नो। उसने जाके नेट में शुरू किया नेक्स्ट डे और बॉल इधर उधर चलना शुरू हो गया। एंड तब पता चला कि रिवर्स स्विंग एग्जैक्टली क्या है। पुरानी बॉल के साथ स्विंग कर पाना वाकई में एक कमाल की बात थी। मतलब बल्लेबाज को तो छुटकारा मिलता ही नहीं था। नई बॉल तो स्विंग होती ही थी और कुछ घंटों बाद पुरानी बॉल भी स्विंग करती थी। पूरी पाकिस्तान की टीम इतनी माहिर है नई गेंद को जल्दी से स्क्रैच करके और रिवर्स स्विंग बनाने में, क्योंकि अगर एक तरफ गेंद खुरची हुई है या खुरदरी है या खराब हुई है तो लेकिन दूसरी तरफ से तो चमक रही है, तो आप गेंद की चमक पे ध्यान रखो। अगर चमक लेफ्ट साइड में है तो गेंद आपके बाहर जाएगी, चमक राइट साइड में तो गेंद अंदर आएगी। जैसे जैसे बल्लेबाजों को रिवर्स स्विंग के बारे में पता चलना शुरू हुआ, वो भी स्मार्ट होने लगे। फिर वो गेंद के शाइनी साइड पर फोकस करने लगे। तो इससे बचने के लिए हमने गेंद को छुपाना शुरू कर दिया। वो छुपा के लाते थे ऐसे करके। अगर आप एक्शन देखेंगे और रनअप देखेंगे तो बॉल ऐसे छुपा के रखते थे जिससे कि बैट्समैन को सामने से बॉल ना देखे और लास्ट मिनट में चेंज होता था। तो अगर मैं गेंद को ऐसे पकड़ता हूं और उसने चमक को नहीं देखा है तो 150 की स्पीड पर आती हुई गेंद बल्लेबाजों के लिए घातक हो जाती थी। तो एक तरह से ये बल्लेबाज के दिमाग के साथ खिलवाड़ करना भी था, वो क्या सोच रहा है। एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल था कि कौन किस पर कितना हावी हो रहा है। जब आप पाकिस्तान का सीरीज खेल रहे हो तो माइंड गेम बहुत होता है, माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो कुछ भी कर सकती है कभी भी। रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन ये जरूर सोच रहे थे हम कि जितने भी रन बनेंगे वो शायद इनफ होंगे भारत के लिए डिफेंड करने के लिए। पेशावर और पिंडी में हमने प्रेशर नहीं लिया तो सही हो गया। जीतने के बाद आगे मैचेस हैं, तो सबसे पहले ये मैं कहता था कि यस हमने जीता है मगर सीरीज नहीं जीती है। तो सेकंड मैच हम लोग हारे, थर्ड मैच भी हारे। अब प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं इंडिया पे आ गया था। लाहौर में पहुंचे, जाके खेले सिर्फ। शायद उम्र कम था तो इतना डर नहीं होता था दिमाग में। मुझे याद है कि मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले लाहौर आया था और नेट पे बहुत से बॉलर प्रैक्टिस कर रहे थे और शायद उन्होंने मेरे चेहरे पर फिक्र देख ली थी। तो एक नौजवान पाकिस्तानी मेरे पास आया और कहने लगा, कोच कैसे हैं आप, परेशान लग रहे हैं। और वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, कोच लड़ने में ही जीत होती है। उसके वो लफ्ज में आज तक भूल नहीं पाया। जब पाकिस्तान में आप जाते हो और पाकिस्तान से 2-1 से पीछे होते हो तो बहुत सारे आपके माइंड में सवाल आते हैं कि शायद उन 2 मैचों में जो लगातार हम हारे पाकिस्तान से, तो हमने उतनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेली। और जब आप पीछे होते हो तो आपको कहीं ना कहीं डर होता है कि अगले 2 में अगर एक हार गए तो हम सीरीज हार जाएंगे और फिर हमारे दर्शक, हमारे फैंस सब लोग नाराज होंगे। अगर है ना जो सी क्राउड है ना, अगर उसका जज्बा ऐसा होता है ना कि जी हमने इंडिया से नहीं आना, तो प्लेयर्स भी है ना अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में इसी तरह का जज्बा होता है। 293 किया था 4th गेम में, हमने ऊपर से पकड़ लिया था इंडिया को। हम लोग बहुत बड़ा टोटल चेज कर रहे थे। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद हम लोग कहीं मैच ना हार जाएं, लेकिन द्रविड़ और मोहम्मद कैफ की पार्टनरशिप ने कमाल किया। मेरे ख्याल में इंडियंस है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर गए थे, सो वो वाला मैच है ना वो जीत गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमें वाला मैच जीतना चाहिए था। पाकिस्तान ये मैच हार चुका था और जैसा होता है जर्नलिस्ट ये पूरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तानी टीम ये मैच हार गई, नहीं हारनी चाहिए थी, हम दुनिया की बेहतरीन टीम है, ऐसा कुछ। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपने काम पर लग गए। एक सवाल जो हमेशा उठता है जब भारत और पाकिस्तान खेलते, इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। मुझे
उस सोच से परेशानी होती थी। पर्सनली अगर मुझे कोई फिक्र होती तो मैं उसी वक्त वहां से निकल जाता। मैं इस चीज़ पे ना, मैं माजूर हूँ इस चीज़ का जवाब देने के लिए। इंजमाम, क्या ये मैच फिक्स था?